फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फेकरा 2010 शॉर्ट में बोलेंगे. इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेकरा? तो इफ यू रिमेम्बर वन एग्जांपल कि फॉरेन से कोई भी ऐसा बड़ा सा डोनेशन आता है टू अर्नब गोस्वामी, जो एक इन्फ्लुएंशियल न्यूज रिपोर्टर है, एंड लेट्स से वो कुछ भी अलग अलग रिलीजन्स के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में छाप देता है वगैरह वगैरह, जिससे नेशन को हार्म हो सकता है, डिसहार्मनी पैदा हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारा चीज जो है इसको रोकने के लिए फेकरा बनाया गया है. सो बेसिकली द इंट्रोडक्शन और द पर्पस of FECRA is that this act consolidates the laws to regulate the acceptance and utilization of FC or FH by certain persons. Normally ये जो भी पर्सन्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टी वाले, न्यूज वाले या गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह होंगे, तो FH एंड FC को अपने को रेगुलेट करना है. क्या रेगुलेट करना है? उसका एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन. कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कैसे यूटिलाइज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टू प्रोहिबिट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ FC एंड FH फॉर एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड सच इंसिडेंटल मैटर्स. मतलब रेगुलेट भी करना है, साथ साथ में प्रोहिबिट भी करेंगे थोड़े लोगों को. ओके. फिर सेक्शन 1 ऑफ फेकरा. सेक्शन 1 बताता है कि दिस एक्ट विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया including Jammu and Kashmir also, and shall apply to Indian citizens outside India. Indian citizens जो बाहर है उनको भी अप्लाई करेगा, and associate branches, subsidiaries outside India of companies or bodies corporate incorporated in India. मतलब कि इंडिया के सिटीजन जो बाहर है और इंडिया की जो भी कंपनीज वगैरह होंगी उनके ब्रांचेस जो बाहर है, सबको ये अप्लाई करने वाला है. And this act came into force with effect from 1st May 2011, महाराष्ट्र डे 2011. याद रखो, 2010 में एक्ट आया, उसके बाद 2011 से वो एप्लीकेबल हुआ. फिर डेफिनेशंस है. सेक्शन 2 डेफिनेशंस. फर्स्ट डेफिनेशन है पर्सन का. पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, an association and a company registered under section 8 of the Companies Act 2013, जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती है, चैरिटेबल काम करती है. ये जो एसोसिएशन है इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें सारे ही लोग आ जाएंगे. फिर फर्म हो, LLP हो, AOP हो, BOI हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी का. तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है. इट मीन्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and will include the following. क्या क्या बोला? It is any company, association, मतलब कि it can be a partnership firm also, और a body of individuals, एक group of individuals होगा जो बाहर incorporate हुआ है, and it will include the following 4. पहला, a foreign company under section 379 of the Companies Act. 379 of the Companies Act बोलता है कि ऐसी कंपनी जो बाहर incorporate हुई है and जिसका place of business इंडिया में है, वो यहाँ पर कवर हो गई. फिर अ कंपनी दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, मतलब जो भी फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आते हैं उसका सब्सिडरी भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा, भले फिर वो इंडिया में क्यों ना हो. तो इफ अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, इवन इफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया, इट विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि इसका होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी हो जाएगा. रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्स्ट 2, इसका और इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसको भी हम फॉरेन कंपनी ही मानेंगे, विच इज वेरी मच लॉजिकल. MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. अब ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है? तो देखो उसके लिए नीचे, MNC is any corporation formed in a foreign country or territory shall be deemed to be an MNC if such corporation has branch, subsidiary, place of business, or it carries on business or operations in 2 or more countries or territories. मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन जो बाहर, इंडिया के बाहर फॉर्म हुआ है, उसको हम MNC मानेंगे अगर उसका ब्रांच, सब्सिडरी या वो धंधा करता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज या टेरिटरीज में. दैट विल बी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. तो MNC इज ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी. फिर आता है फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन. फॉरेन सोर्स में पहला है फॉरेन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी. एनी इंटरनेशनल एजेंसी, ऐसी एजेंसी जो बहुत सारे देशों में काम करती है एक्सेप्ट
यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि ये तीनों बहुत ही रेप्यूटेड एजेंसीज है और ये लोग कोई गलत काम नहीं करते ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है. सो ये तीन को छोड़ के कोई भी ऐसी बड़ी सी इंटरनेशनल एजेंसी होगी तो इवन दैट इज अ फॉरेन सोर्स. फिर फॉरेन कंपनी, अ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और एमएनसी, तीनों का मतलब फॉरेन कंपनी ही हुआ. फॉरेन ट्रस्ट, सोसाइटी, फाउंडेशन, क्लब, ट्रेड यूनियन, कोई भी नाम से होने दो. फॉरेन सिटीजन, या ये वाला इंपॉर्टेंट है, एनी कंपनी वेयर more than 50% of nominal value of share capital is held by 1, 2, 3, 4 or 5 mentioned above, singly or in aggregate. ऊपर के जो 5 लोग हैं वो लोग मिलके या किसी एक बंदे ने more than 50% of nominal value of share capital अगर होल्ड किया तो that company also becomes a foreign company. फिर भले वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई हो तो भी उसको हम फॉरेन कंपनी मानेंगे. तो बेस्ड ऑन शेयर होल्डर्स हम ये मानेंगे. What is nominal value of share capital? तो nominal value मतलब जो face value होता है वो. फिर foreign country को define किया है. What is foreign country? Foreign country means donation, delivery or transfer. Donation, delivery or transfer of by a foreign source, जो हमने ऊपर definition में पढ़ा, directly or indirectly of the following. क्या क्या है? तो any article except article given to a person as a gift for personal use if its market value in India is not more than 1 lakh on the date of gift. क्या क्या बोलो, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें. पहला तो एक आर्टिकल गिफ्ट किया है फॉर पर्सनल यूज. ये जो आर्टिकल गिफ्ट किया है उसका मार्केट वैल्यू इंडिया में ढूंढना है. कौन से डेट पे? ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट ढूंढेंगे. इट शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अप टू 1 लाख का है ये गिफ्ट तो इट इज नॉट फॉरेन कंट्री, एंड अगर मोर देन 1 लाख है तो ही वो फॉरेन कंट्री है. मतलब गिफ्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ मोर देन 1 लाख फॉर पर्सनल यूज इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ओके. फिर नेक्स्ट क्या डिलीवर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे? एनी करेंसी, इंडियन हो या फॉरेन हो, या एनी सिक्योरिटी एज पर सेक्रा एंड एनी फॉरेन सिक्योरिटी एज पर फेमा. ओके. अब इसमें एक छोटा सा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है. पहला इंक्लूजन ये है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन दिस फॉरेन कंट्री deposited in a bank is also a foreign country. साथ साथ में any income derived from that foreign country will also be a foreign country. मतलब accretion का concept है. अगर foreign country आपने accept किया, उसके ऊपर कोई इनकम जनरेट होता है उसको भी हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लेंगे. फॉर एग्जांपल डिविडेंड होगा, इंटरेस्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक्सक्लूजन क्या क्या है इसमें से? तो देखो, नॉर्मली एक्सक्लूजन अगर एक लाइन में बोलूं तो देखो यहाँ पर लिखा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नॉट फॉरेन कंट्री. अगर आपका धंधे में आपको कोई इनकम आया है फॉरेन कंट्री से तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा. तो पहला एक्सक्लूजन है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ फीस, एंड इट इंक्लूड्स द फीस चार्ज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट्स. मतलब कोई भी टाइप का ऐसा इनकम जो फीस के फॉर्म में आया है दैट विल बी एक्सक्लूडेड. फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स कॉस्ट इन लिeu ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड by a person in an ordinary course of business in or outside India. मतलब आपने अगर गुड्स प्रोवाइड किए उसके अगेंस्ट कोई किसी किसी के हाथ में उसका कॉस्ट पड़ता है, या इन अदर वर्ड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ योर गुड्स जो दूसरे के लिए कॉस्ट है. अगर कोई दूसरा पर्सन आपको वो कॉस्ट पे करता है, मतलब कि आपको ये सेलिंग प्राइस रिसीव होता है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का वैसे देखोगे तो इट इज अ रेवेन्यू और सेल्स, तो उसको भी हम फॉरेन कंट्री नहीं मानेंगे. And any country received from an agent of a foreign source towards such fee or cost. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में फी है, सेकंड पॉइंट में कॉस्ट है. उनके टूवर्ड्स अगर कोई एजेंट ने भी दिया ना आपको पैसा, फॉरेन सोर्स के एजेंट ने दिया, तो भी उसको हम फॉरेन कंट्री नहीं मानेंगे. इन शॉर्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नॉट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो वो फॉरेन कंट्री नहीं है तो वो प्रोहिबिट नहीं हो सकता. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? तो खातिरदारी. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स any offer except a purely casual one. What is purely casual one? It is something which is very informal. मतलब कि without invitation letter, without any planning, अगर किसी ने भी किसी को hospitality दे दी तो उसको हम casual बोलते हैं. But normally invitation letter के साथ आती है. It is a formal process. तो FH means any offer made in cash or kind by a foreign source for providing a person with the following. क्या क्या मिलेगा अपने को? कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री. तो अपने को कॉस्ट
रीइंबर्स होएगा, या तो फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। तो ये 5 चीज मेजरली होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अपने को मिलेगा, या बोर्डिंग लॉजिंग मतलब खाना पीना रहने का, ट्रांसपोर्टेशन एंड दवाई वगैरह, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारा का सारा आपको मिलेगा फॉरेन कंट्री से, एंड इसके लिए इनविटेशन लेटर आता है। आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे ये इनविटेशन लेटर को भी आपको सबमिट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके अप्रूवल के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, FC and FH are regulated by two things. पहला है FECRA Foreign Contribution Regulation Act 2010 and FCRR Foreign Contribution Regulation Rules 2011। पूरे एक्ट में दोनों का जिक्र होने वाला है। सेक्शन 3, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्री। फॉलोइंग पर्सन्स, ये 3 सबसेक्शन 1 बोलता है फॉलोइंग पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्री। कौन कौन प्रोहिबिटेड है? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टी और इट्स ऑफिस बेरर, मतलब जो मैनेज करता है इसका ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर स्पेसिफाइड बाय CG अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 में CG को पावर है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का बता सकता है अगर वो पॉलिटिकल चीजें करता है तो, एंड इसके अगेंस्ट अपील भी कर सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको पॉलिटिकल बोला गया है। अपील एट हाई कोर्ट अलाउड है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, MLA, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन शॉर्ट। फिर एनी एसोसिएशन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज या ऑडियो विजुअल न्यूज और एनी करंट अफेयर्स प्रोग्राम। कैसे ब्रॉडकास्ट करता है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब बड़े लेवल पे अगर कोई ऐसा न्यूज वगैरह जो है ब्रॉडकास्ट करता है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एनी कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर, कोई भी नाम से होने दो ये बंदा, ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और ऑफ एन एसोसिएशन मेंशन्ड इन द प्रीवियस पॉइंट, मतलब प्रोड्यूसर और ब्रॉडकास्टर ऑफ न्यूज जो था यहाँ पर उसका, ये कोई भी हो सकता है, एडिटर, ओनर वगैरह वगैरह, तो इनको फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट करने से मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, तो द फॉलोइंग आर द अदर पर्संस प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग और डिलीवरिंग FC, उनको एक्सेप्ट या डिलीवरी करने से मना किया गया है। PRI मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ICROI मतलब इंडियन सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये 2 शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किए हैं ये सेक्शन के लिए। देखो 3 सबसेक्शन 2 प्रोहिबिशंस है, तो फर्स्ट प्रोहिबिशन इज ऑन PRI और ICROI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और इंडियन सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसके ऊपर एक प्रोहिबिशन है, दे शैल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्री और अक्वायर और अग्री टू अक्वायर एनी करेंसी फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब फॉरेन कंट्री या करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन रेफर अंडर 3 सबसेक्शन 1। पॉलिटिकल पार्टी भी उसी में काउंट होता है, तो ऐसे समझो 3 सबसेक्शन 1 के लोगों के बिहाफ पे कोई भी PRI और ICROI FC या करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, ICROI इंडियन सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए है, शैल नॉट डिलीवर, एक्सेप्ट करने से तो उसको प्रोहिबिट कर दिया, अब समझो एक्सेप्ट कर लिया रहेगा प्रोहिबिशन में या व्हाटएवर द केसेस, शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी व्हिच इज इंडियन और फॉरेन दैट वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब अब डिलीवरी पे रोक लगा दिया है। किसको डिलीवर नहीं करना है? टू अ पॉलिटिकल पार्टी और अ पर्सन रेफर्ड अंडर 3 सबसेक्शन 1। तो पॉलिटिकल पार्टी को डिलीवर मत करो, 3(1) में कोई भी पर्सन हो उसको डिलीवर मत करो, ऑल्सो इनडायरेक्ट वाले को भी नहीं करना है। ये देखो बाजू वाला पॉइंट, ये वाला, इसमें लिखा है टू एनी पर्सन इफ ही नोज और हैज अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट सच पर्सन intends to deliver such currency to a political party or a person under 3(1)। मतलब कि अगर ICROI है, फॉर एग्जांपल ये वाला केस ICROI का केस है, तो वो डिलीवर किसको किसको नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल पार्टी को डिलीवर नहीं कर सकता, 3 सबसेक्शन 1 वाले को डिलीवर नहीं कर सकता, या एनी पर्सन जो आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी या 3 सबसेक्शन 1 वाले को डिलीवर करे, इसको भी वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी बोथ आर प्रोहिबिटेड। एंड PRI अगर है तो अगेन PRI शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी बी इट इंडियन और फॉरेन दैट वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। किसको डिलीवर नहीं करेगा? तो ये टू एनी पर्सन जो आगे जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी या
3 सबसेक्शन 1 वाले बंदे को दे देगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वाला कवर किया गया है। ओके, ऑल इन ऑल यहाँ पर चारों केस नीचे देख लो। तो पहला केस ये है फॉरेन सोर्स एंड ये पीआरआई एंड आईसीआरओआई है एंड आगे 3 सबसेक्शन 1, ये 3 पार्टीज है, ठीक है। तो फॉरेन सोर्स से यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ना पीआरआई को, ये एक्सेप्ट करना अलाउड ही नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा था। तो पीआरआई कांट एक्सेप्ट दिस, ये पीआरआई एंड आईसीआरओआई कांट एक्सेप्ट दिस, ये पहला था पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट ये बोलता है एफएस से अगर आईसीआरओआई ने लेट्स से कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया करेंसी, तो आईसीआरओआई कांट डिलीवर इट अहेड टू 3 सबसेक्शन 1 वाला बंदा। या तो सेकंड पॉइंट ये भी बोलता है फॉरेन सोर्स से अगर आईसीआरओआई को कोई भी करेंसी आई तो आगे वो डिलीवर नहीं कर पाएगा टू एनीवन जो 3 सबसेक्शन 1 वाले को दे दे। तो डायरेक्टली टू 3 सबसेक्शन 1 और इनडायरेक्टली टू 3 सबसेक्शन 1 डिलीवरी करना अलाउड नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है फॉरेन सोर्स ने अगर पीआरआई को दे भी दिया कोई करेंसी, तो वो आगे इनडायरेक्टली किसी को भी नहीं दे सकता जो 3 सबसेक्शन 1 वाले पर्सन को दे दे। ओके, तो ये 4 टाइप के वापस प्रोहिबिशन डाल दिए हैं, 1 ऑन एक्सेप्टेंस एंड ये 3 जो है ऑन डिलीवरी। फिर 3 सबसेक्शन 3 में लिखा है एनी पर्सन रिसीविंग एनी करेंसी वेदर इट इज इंडियन और फॉरेन फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ any person under section 9 shall not deliver such currency to the following। पहली बात तो सेक्शन 9 क्या है? तो सेक्शन 9 है ना पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है एंड इसमें सीजी को पावर दिया गया है, बहुत लोगों को प्रोहिबिट कर सकता है, बहुत लोगों को परमिशन लेने बोल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन हु नीड्स अ प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एफसी। तो अगर कोई पर्सन ने ऐसा करेंसी लिया ऑन बिहाफ ऑफ समवन जो सेक्शन 9 में लिखा गया है, he shall not deliver any currency, he shall not deliver such currency to any person other than a person for which it was received। For example, ये फॉरेन सोर्स है, ये अपने केविन सर है और लेट्स से ये शाहरुख खान है। अब ऐसा है कि शाहरुख खान जो है ना वो पर्सन अंडर सेक्शन 9 है, लेट्स अज्यूम। मतलब शाहरुख खान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ना कोई उसका पावर यूज किया रहेगा शाहरुख खान पे, लेट्स से इंटीमेशन दो या प्रायर परमिशन लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो सेक्शन 9 में बंदा है, मतलब कि आपको सिर्फ यही पर्सन को डिलीवर करना है, दिस इज योर ड्यूटी। तो अगर केविन सर ने उसके बिहाफ पे फॉरेन सोर्स से कोई तो भी कंट्री लिया, तो वो सिर्फ एसआरके को ही देगा एंड नो वन अदर देन एसआरके। बट एक छोटा एक्सेप्शन है यहाँ पर, shall not deliver to any person if he knows or has a reasonable cause to believe that such person intends to deliver it to a person other than the person for which such currency was received। बहुत घुमा घुमा के लैंग्वेज यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा है, ये फॉरेन सोर्स ने अगर केविन सर को कुछ तो भी करेंसी दी, केविन सर को ड्यूटी ऐसा बोला गया है कि तुमको एसआरके को ही देना है, यू कांट डिलीवर इट टू समवन एल्स, बट यू कैन डिलीवर इट टू समवन, लेट्स से सल्लू भाई, इफ यू थिंक कि ये पक्का पक्का शाहरुख को देगा ही देगा। बट इफ यू थिंक दैट सलमान खान विल नॉट डिलीवर इट टू एसआरके, तो आप सलमान खान को नहीं दे सकते। सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप डायरेक्टली एसआरके को दो, या अगर आपको इनडायरेक्टली देना है एसआरके को, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर रीजन टू बिलीव कि ये पर्सन जो है ना वो एसआरके को देगा ही देगा। इफ यू थिंक कि एसआरके को नहीं देगा, देन यू कांट डिलीवर इट टू हिम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 4, पर्सन्स टू होम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। ऊपर जो भी प्रोविजंस था वो इनको अप्लाई नहीं करेगा या ये केसेस में नहीं करेगा। सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एफसी बाय अ पर्सन स्पेसिफाइड इन दैट सेक्शन where such FC is accepted by way of following। ये जो है ना सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। सेक्शन 10 को तुमको देखना पड़ेगा, बट उसके अलावा आप ये सारे चीजों के लिए FC एक्सेप्ट कर सकते हो। FC एक्सेप्टेड बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन या पेमेंट इन कोर्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप या पेमेंट फ्रॉम अ रिलेटिव। यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। तो बेसिकली वो बोल रहा है कोई भी सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन वगैरह या धंधे का पैसा तुमने कमाया तो वो चलेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। यू कैन एक्सेप्ट एफसी बाय वे ऑफ दैट। नेक्स्ट इज पेमेंट बाय एन एजेंट
of a foreign source in a transaction made by such foreign source with central government or state government, comma, gift given to him as a member of any Indian delegation. पहला तो ये वाला देख लो, इंडियन डेलीगेशन जैसे कि वो एम्बेसी वगैरह होता है, उसका अगर तुम मेंबर हो और तुमको गिफ्ट मिला तो चल जाएगा. और ये वाला जो पॉइंट है, कोई तो भी फॉरेन सोर्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसका कोई तो ट्रांजैक्शन हो रहा है. अब यहाँ पे समझो बीच में एजेंट है केविन सर, और ये फॉरेन सोर्स जो है ना, वो ये एजेंट को कुछ तो भी पैसा दे रहा है, कमीशन बोलो या वट एवर, तो चलेगा. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये फैसिलिटेट करा रहा है, तो चलेगा, दिस इज जेन्युइन. उसके बाद एनी रेमिटेंस रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू ऑफिशियल चैनल. ऑफिशियल चैनल मतलब क्या, तो बैंकिंग चैनल से, पोस्ट ऑफिस या कोई ऑथराइज पर्सन ऑफ फॉरेक्स अंडर दी फेमा. तो आपको बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जेन्युइन चैनल से आया है, पोस्ट ऑफिस से आया है, या कोई ऑथराइज पर्सन जैसे कि कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है या फिर कोई मनी चेंजर है वगैरह वगैरह, अगर उनके थ्रू आया है ये रेमिटेंस, वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब सेल परचेज वगैरह का है, तो कोई बात नहीं, चलेगा. तो ये सारे के सारे जो लिखे हुए थे, ये सेक्शन 3 के एक्सेप्शंस के तौर पे मान लो, मतलब कि दीज आर ऑल अलाउड. अब जो रिलेटिव वाला पॉइंट तो स्टार किया था ना, यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है, तो ये ध्यान से देखना. रूल 6 ऑफ FCRR 2011 बोलता है, एनी पर्सन रिसीविंग FC मोर देन 10 लाख रुपीज और इक्विवेलेंट इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनी रिलेटिव्स शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट by uploading details electronically online in form FC1 within 3 months from the receipt of such FC. मतलब अगर आपको आपके रिलेटिव से एफसी आ रहा है, देखो एफसी जो है वो आपको फॉरेन सोर्स से आना चाहिए, मतलब कि एक फॉरेन सिटीजन से. तो अगर आपका रिलेटिव फॉरेन सिटीजन है और वहां से उसने आपको पैसे भेजे, पाउंड में भेजे, यूरो में भेजे, या जो भी करेंसी में भेजे, अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है इक्विवेलेंट, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर में, इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो इन दैट केस आपको FC1 भरना होगा ऑनलाइन. कितने टाइम में, तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच FC, जब से मिला वहां से 3 महीने का टाइम. रूल 6A बोलता है, एनी आर्टिकल गिफ्टेड फॉर पर्सनल यूज टू एनी पर्सन इफ मार्केट वैल्यू इज अप टू 1 लाख इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, दैट इज नॉट अ फॉरेन कंट्री. ये तो अपन ने पहले भी देख लिया. सेक्शन 10, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी, मतलब किसी किसी को है ना पेमेंट ऑफ ये करेंसी प्रोहिबिट किया जा सकता है. तो व्हेन CG इज सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन हैज इन इट्स कस्टडी और कंट्रोल एनी आर्टिकल, सिक्योरिटी और करेंसी which was accepted in contravention of this act, मतलब आपने सेक्शन 3 को कॉन्ट्रा वायोलेट करके, उसका कॉन्ट्रावेंशन करके आपने कुछ एक्सेप्ट किया रहेगा, तो अब आपके डिलीवरी पे ये रोक लगा सकता है. देन इट कैन प्रोहिबिट सच अ पर्सन फ्रॉम पेइंग, डिलीवरिंग, ट्रांसफरिंग और डीलिंग विद इट. तो पूरा का पूरा रोक लगा देगा ये, आप डील ही नहीं कर पाओगे फिर ये वाले करेंसी से. ओके, फिर सेक्शन 6 है. सेक्शन 6 इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. अब खातिरदारी वगैरह जो होता है वो एक्सेप्ट करना है तो आपको CG का प्रायर अप्रूवल लगेगा. एंड CG का मतलब यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. कौन 5 लोग हैं जिसको अप्रूवल लगेगा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, MLA, ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. ये 5 लोगों को प्रायर अप्रूवल लगेगा. बट एक एक्सेप्शन है, अगर आप बाहर गए विजिट पे एंड वहां पे आपको हार्ट अटैक वगैरह हो गया, कोई इमरजेंट मेडिकल एड आ गया, then it is not necessary to obtain such approval. So basically if there is any emergent medical aid and let's say sudden illness या कोई भी रीजन से होने दो, when you are outside India, तो आपको परमिशन नहीं लेना, प्रायर अप्रूवल नहीं लेना. बट after receiving such foreign hospitality, such person shall intimate the central government within 1 month from the receipt of foreign hospitality regarding the source and manner of the receipt. तो आपको कहाँ से मिला, कितना मिला, क्या मैनर में मिला, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग दैट हॉस्पिटैलिटी. क्या प्रोसीजर है इसका, रूल 7 इसके बारे में बोलता है, द प्रोसीजर टू अवेल अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अ पर्सन हु विशेस टू एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, जिसको ये इनविटेशन लेटर वगैरह आया होगा, वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा इन फॉर्म FC2 इलेक्ट्रॉनिकली
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये उसको अप्लाई करेगा इन FC2। साथ साथ में इसको दो अटैचमेंट देने होंगे। फर्स्ट वन, it must be accompanied by an invitation letter from the host or the host country। तो बाहर के देश से जो इन्विटेशन लेटर आया रहेगा आपको हॉस्पिटैलिटी के लिए, वो अटैच करो। साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन केस द विजिट इज स्पॉन्सर्ड बाय दैट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मतलब हमने एग्जांपल लिया था, लेट्स से MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर निर्मला सीतारामन को विजिट उसका स्पॉन्सर कर रहा है, या ट्रैवल जो है वो अगर स्पॉन्सर कर रहा है, and she will get foreign hospitality in USA for example, और lodging boarding में। okay, तो ये USA का invitation letter दे दो, and निर्मला सीतारामन को जो MCA ने ये ट्रैवल स्पॉन्सर किया है ना, ये MCA का एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस, मतलब कि इट विल कंफर्म कि यस आई हैव स्पॉन्सर्ड इट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस एंड इनविटेशन लेटर दोनों साथ में अटैच करेंगे FC2 के साथ एंड सबमिट कर देना है CG को। टाइम लिमिट क्या है? इट मस्ट रीच द अथॉरिटी 2 weeks बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ आउटवर्ड या ऑनवर्ड जर्नी। तो बाहर जा रहे हो उसके 2 week पहले तक आपको ये पहुंचा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर अगर इमरजेंट मेडिकल नीड रहेगा तो रूल सब सेम है, बट एक छोटा सा अमाउंट का लिमिट डाल दिया है। अगेन 1 month के अंदर 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी यू हैव टू इंटीमेट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो ऊपर सेक्शन में भी लिखा था। यहाँ पर क्या क्या मेंशन करना है? सोर्स, मैनर, पर्पस एंड वैल्यू। अब वैल्यू नया पॉइंट आ गया, ऊपर नहीं लिखा था। तो सोर्स मतलब कहाँ से मिला ये हॉस्पिटैलिटी, मैनर कौन से वे में मिला, पर्पस क्या पर्पस था उसका, ट्रीटमेंट वगैरह हुआ था, एंड वैल्यू कितने वैल्यू का था ये। तो ऐसा है कि वैल्यू जब आप नोट करते हो, इफ द वैल्यू इज अप टू INR 1 लाख, अगर अप टू 1 लाख है तो इंटीमेशन का जरूरत नहीं है। अगर मोर देन 1 लाख का है ये वैल्यू मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो ही आपको इंटीमेट करना है विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 7, अमेंड हो चुका है टोटली। प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्री टू एनी अदर पर्सन। तो बेसिकली ये जो FC है वो आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसा बोला है। सो अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और हैज ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन, अगर आपके पास प्रायर परमिशन है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, एंड हैज रिसीव्ड FC कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन। तो आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट्स इट। पहले बहुत सारे लिमिट्स होते थे जिसमें अप्रूवल लेके आप कर सकते थे, बट अभी देयर इज नो अलाउंस, तो तुम किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बेसिकली तुमको वो यूज करना। ना सेक्शन 8 यूटिलाइजेशन के बारे में बोलता है, रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज द फॉरेन कंट्री फॉर एडमिन पर्पस। ये पहली बात तो एडमिन पर्पस क्या होता है ये देख लो, नीचे एडमिन एक्सपेंसेस का एक लिस्ट दिया हुआ है। तो बेसिकली अपना जो बचपन में तुम अकाउंट्स करते थे ना, उसमें PNL के डेबिट साइड पे तुम जो भी डालते थे ना ऑलमोस्ट सब आ जाएगा। देख लो, रूल 5 ऑफ द FCRR 2011 बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, प्रोफेशनल फी, अकाउंटिंग फी, लीगल फी, रेंट, ट्रैवल, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पोस्ट, स्टेशनरी, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा आर एडमिन एक्सपेंसेस, excluding expenses on organizations stated welfare objectives। जैसे अगर समझो मेरा वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना, या मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो सैलरी गिवन टू द डॉक्टर, ये जो है ना उसको एडमिन नहीं मानना, क्योंकि एडमिन एक्सपेंसेस के ऊपर एक लिमिट डाला हुआ है कि आप इतना ही परसेंटेज ऑफ FC यू कैन यूटिलाइज फॉर एडमिन एक्सपेंसेस। तो इनको एडमिन एक्सपेंसेस नहीं मानना है। बेसिकली यू कैन यूज द मनी फॉर दिस, सैलरी टू डॉक्टर के लिए या सैलरी टू अ टीचर के लिए, और एक्सपेंस ऑन पर्सनल एंगेज्ड इन ट्रेनिंग, कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा ऑफ रिसर्च और ट्रेनिंग। बेसिकली तुम R&D में इन्वॉल्व हो, किसी को ट्रेनिंग वगैरह देते हो, अगर तुम हॉस्पिटल चलाते हो वगैरह, तो एनी सैलरी गिवन टू डॉक्टर, टीचर या ये R&D वाले लोग, इन दैट केस इसको हम एडमिन एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं। सो बेसिकली यू कैन स्पेंड ऑन दैट। बट अगर ये सारे जो एडमिन एक्सपेंसेस है ना, उसके ऊपर एक लिमिट डाला हुआ है कि आप कितना FC उसके लिए यूज कर सकते हो। तो ये देख लो यहाँ पे, तो रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज FC फॉर एडमिन पर्पस ऐसा है, एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, मतलब कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और गिवन अ प्रायर परमिशन अंडर FECRA, हु रिसीव्स FC shall
यूटिलाइज सच एफसी ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रिसीव्ड। अगर किसी ने आपको एफसी दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है ऐसा बोल के कि आपको इससे गरीबों को खाना देना है, तो यू विल हैव टू यूज फॉर दैट ओनली। शैल नॉट यूटिलाइज एफसी और इनकम अराइजिंग आउट ऑफ एफसी फॉर एनी स्पेक्युलेटिव बिजनेस। आप स्पेक्युलेशन में ये एफसी या एफसी के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह कमाया रहेगा वो आप यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज स्पेक्युलेशन, नीचे अपन पढ़ेंगे 2 मिनट में। Also, this person shall not defray or not provide more than 20% of FC received in a financial year to meet admin expenses। जो भी अपन ने PNL डेबिट साइड वाला देखा ना, वो admin expenses के लिए अगर आपको FC आया है 100 करोड़ का, तो आप सिर्फ 20 करोड़ 20% वो admin expenses के लिए यूज कर सकते हो। बट एक एक्सेप्शन है, admin expense more than 20% of FC can be defrayed with prior approval of CG। तो 20% के ऊपर अगर यूज करना है तो सीजी का अप्रूवल लगेगा। अच्छा, ये भी लिखा था कि एफसी जो मिला है वो स्पेकुलेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। तो ये देख लो, रूल 4 ऑफ एफसीआरआर क्या बोलता है, व्हाट इज स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो एनी एक्टिविटी अदर देन इन्वेस्टिंग इन डेट, मतलब आप अगर बॉन्ड्स वगैरह में डालते हो या एफडी वगैरह करते हो तो चलेगा, बट अदर देन दैट स्पेकुलेटिव में क्या क्या आता है, एनी एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट दैट हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क of appreciation or depreciation of the original investment linked to market forces including shares and mutual funds। कोई भी चीज जहां पे तुमने पैसा डाला एंड वो अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट ऊपर नीचे होता है, वॉलेटाइल है बेसिकली, उसको स्पेकुलेशन बोलेंगे। पार्टिसिपेशन इन एनी स्कीम प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न्स, जैसे अपनी अनुराधा ने दिया था ना लक्ष्मी चिट फंड में, तो एनी स्कीम प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन लैंड, चिट फंड एक्सेट्रा और सिमिलर एसेट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम है फॉर एग्जाम्पल लोगों की सेवा करना, तो बेसिकली पुअर को हेल्प करना, ठीक है। नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए मेरे को कोई लैंड या चिट फंड या इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये स्पेकुलेटिव माना जाएगा इफ आई डू दैट। बट हाँ, सोचो इफ इट इज डायरेक्टली लिंक टू माय एम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, एडुकेशन प्रोवाइड करना, तो उसके लिए मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसके ऊपर मुझे क्या करना था पता है, मेरे को एक स्कूल बांधना था, ये चलेगा, दिस इज नॉट स्पेकुलेटिव। सो इफ इट इज फॉर योर ऑब्जेक्ट देन इट इज ओके, यू कैन इन्वेस्ट इन लैंड, बट इफ इट इज नॉट फॉर योर ऑब्जेक्ट्स तो फिर वो स्पेकुलेटिव माना जाएगा, यू कांट यूटिलाइज दैट एफसी फॉर स्पेकुलेशन। सेक्शन 9 बोलता है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, थोड़े केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। इट में प्रोहिबिट एनी पर्सन अदर देन सेक्शन 3 वाले फ्रॉम एक्सेप्टिंग एफसी। इट में रिक्वायर एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 टू ऑब्टेन अ प्रायर परमिशन ऑफ सीजी। मतलब जो रजिस्टर्ड होगा, आरसी रहेगा उसके पास, उसको भी बता सकता है प्रायर परमिशन लो। इट में रिक्वायर एनी पर्सन अदर देन दोज अंडर सेक्शन 11, मतलब कि सेक्शन 11 में ना रजिस्टर्ड लोग होते हैं या प्रायर परमिशन वाले लोग होते हैं, तो ये अनरजिस्टर्ड वालों का बात कर रहा है। इट में रिक्वायर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन टू फॉर्निश एन इंटीमेशन एज टू अमाउंट ऑफ एफसी, सोर्स, मैनर ऑफ रिसीट, पर्पस ऑफ एफसी एंड द मैनर इन विच इट वाज यूटिलाइज। मतलब सारा का सारा पूरा का पूरा डिटेल मांग लेगा एफसी का फ्रॉम अ पर्सन हु इज अनरजिस्टर्ड। And last, it may require any person other than section 6 wale to obtain a prior permission of CG before accepting hospitality। section 6 में तो बोला ही है उनको prior approval लेना है, उनके अलावा भी लोगों को ये बोल सकता है prior approval ले लो। और to furnish an intimation as to the receipt of FH, source and manner of receipt of FH। ये तभी power exercise कर सकता है। It shall the above power shall not be exercised unless the CG is satisfied that acceptance of foreign country or hospitality is likely to affect prejudicially the sovereignty or integrity of India, affect the public interest, affect freedom or fairness of election, friendly relation with foreign states, या हार्मनी अमंग्स द रिलीजन्स और कास्ट्स। मतलब कि बेसिकली अपने देश का कोई भी डेट्रीमेंटल इंटरेस्ट में नहीं जाना चाहिए कोई भी एक्ट। अगर सीजी को ये लगता है कि नेसेसरी है तो ही वो ये पावर एक्सरसाइज करेगा। सेक्शन 11 रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, तो दो वे में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, 11 सबसेक्शन 1 एंड 11 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 आरसी के बारे में बात करेगा, सबसेक्शन 2 पीपी प्रायर परमिशन के बारे में बात करेगा। A person having a definite cultural,
इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल प्रोग्राम। बेसिकली अच्छे अच्छे सोशल कॉजेस के लिए अगर कोई प्रोग्राम वगैरह है, शैल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्री अनलेस सच पर्सन ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, या तो इफ अ पर्सन नॉट रजिस्टर्ड विद द सीजी, मतलब अनरजिस्टर्ड अगर है, देन अ पर्सन कैन एक्सेप्ट एफसी only after obtaining prior permission of the CG. The permission would be valid only for that purpose and that source which is specified while taking permission. हम आगे पढ़ेंगे आरसी जो है वो 5 इयर्स तक वैलिड होती है, बट पीपी जो है वो किसके लिए वैलिड होता है? ओनली फॉर दैट पर्पस जिसके लिए आपने ये परमिशन लिया, एंड फ्रॉम दैट सोर्स, वही सोर्स से अगर आपको पैसा आ रहा है तो वो। फिर एक और है, ये 5 इयर्स का जो रूल है, पुराने एक्ट में फेकरा 1976 में अगर कोई भी एसोसिएशन रजिस्टर्ड था या प्रायर परमिशन लिया था, सेक्शन 6 ऑफ द ओल्ड एक्ट फेकरा 1976 में, शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 11 of FECRA 2010, and it will be valid for 5 years from the date on which section 11 came into force. ये section 11 कभी force में आया? 1 May 2011। तो यहाँ से 5 साल तक उसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, उसके बाद उसको वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। फिर एक ऐसे स्टार डाल दिए, बीच में एक पॉइंट ऐड हो गया है, ऑन बेसिस ऑफ एनी इन्फो, रिपोर्ट, समरी और इंक्वायरी, और सॉरी समरी इंक्वायरी, मतलब छोटे में कोई इंक्वायरी किया, सो ऑन द बेसिस ऑफ एनी इन्फो, रिपोर्ट और समरी इंक्वायरी, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन हैविंग प्रायर परमिशन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 हैज वायोलेटेड दिस एक्ट, then the central government shall direct him to utilize the FC or to receive FC only after prior approval of CG। मतलब अगर तुमने कुछ गोची किया है, तुमने कुछ वायोलेट किया है, यू हैव अ प्रायर परमिशन एंड देन यू हैव वायोलेटेड, तो इन दैट केस जो आपके पास एफसी पड़ा है वो यूटिलाइज करने के लिए भी आपको अप्रूवल लगेगा, प्लस एफसी रिसीव करना है उसके लिए भी आपको अप्रूवल लगेगा, until the inquiry is concluded. The same applies even when he is found guilty of violation। मतलब अभी तो इंक्वायरी चालू है, बीच इंक्वायरी में भी ये सीजी रिक्वायर कर सकता है प्रायर अप्रूवल, एंड अगर समझो गिल्टी हुआ तो भी ऑब्वियसली प्रायर अप्रूवल रिक्वायर कर सकता है। थोड़े FAQs थे, कैन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पार्टनरशिप फर्म गेट रजिस्ट्रेशन? आंसर है हाँ, बट अगर चैरिटेबल वगैरह काम कर रहे तो ही। क्या इंडिविजुअल्स या HUF को मिलेगा? यस, बिकॉज वो लोग डेफिनेशन ऑफ पर्सन में कवर्ड है। एनी ऑर्गेनाइजेशन अंडर CG और SG आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन RC? तो ऐसा है कि यस, नॉर्मली दे विल बी रिक्वायर्ड, बट all bodies established by or under the central or state government requiring to have their accounts compulsorily audited by the CAG are exempted from FECRA। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंपलसरी ऑडिट होता है CAG के द्वारा, तो FECRA का जरूरत नहीं है, बिकॉज CAG ऑलरेडी ध्यान रख रहा है उसके ऊपर। फिर सेक्शन 12, ग्रांट ऑफ RC। तो कंडीशंस टू बी मेट फॉर ग्रांट ऑफ RC और PP, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये RC या PP देता है तो उसको ये कंडीशंस देखना पड़ेगा, दैट द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन इज नॉट फिक्टिशियस और बेनामी, मतलब कि इमेजिनरी पर्सन नहीं है या कोई नेमलेस पर्सन नहीं है जिसका डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, हैज नॉट कॉन्ट्रावीन प्रोविजंस ऑफ FECRA, हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग FC, उसको प्रोहिबिट नहीं किया है पहले, has not been prosecuted or convicted for indulging in activities aimed at conversion from one religious faith to another through inducement, मतलब किसी को कन्विंस करना, या फोर्स मतलब जबरदस्ती करना, और फॉर क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन और डिसहार्मनी, मतलब एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में किसी को कन्वर्ट किया या हेट्रेड पैदा किया वगैरह, तो उसको RC नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट है, has not been guilty of diversion or misutilization of funds। अगर आपने किसी का पैसा इधर का उधर किया है पहले, मालिया जैसा, तो आपको RC नहीं मिलेगी। has not been engaged in propagation of sedition। what is sedition? to bring hatred towards the government of India। अगर आप गवर्नमेंट के towards hatred वगैरह लाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुणाल कामरा does against BJP, या any some violent methods वगैरह यूज करते हो for sedition, तो आपको RC नहीं मिलेगी। is not likely to use foreign country for personal gains or divert it for undesirable purposes। Fifth, if individual or if not individual, then its directors or office bearers must not be convicted under any law, nor any prosecution for any offense must be pending। मतलब कन्विक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि वो ऑफेंडर माना गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, एंड प्रोसिक्यूशन का मतलब अभी भी केस चल रहा है, तो केस चलना भी नहीं चाहिए एंड वो कन्विक्ट भी नहीं होना चाहिए, तो ही उसको RC मिलेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये है
the acceptance of FC is not likely to affect the following: sovereignty, integrity of India, public interest, security, strategic, economic या scientific interest of the state, फिर freedom or fairness of election, friendly relation with any foreign state, या harmony amongst religions, racial, social, linguistic groups और एनी कास्ट और कम्युनिटी। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट हमने ऊपर ही रिपीट किया था सीजी जब भी उसका पावर यूज कर रहा था सेक्शन 9 में, तो वही है यहाँ पर, अगर कुछ भी इसमें से अफेक्ट हो रहा है तो आरसी नहीं देंगे। फिर द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्री शैल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, मतलब अगर किसी को एक्सेप्ट करने दिया और अगर वो ऑफेंस कर बैठा तो हमको ये नहीं चाहिए, तो ऑफेंस नहीं करना चाहिए, इंसाइट या एंकरेज नहीं होना चाहिए ऑफेंस करने के लिए, एंड शैल नॉट एंडेंजर द लाइफ और सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। Then there is a new section, section 12A. CG may require ID documents of office bearers, directors, or KMP of the person seeking prior permission or registration certificate or renewal of RC. So basically, अब सिर्फ वो ट्रस्ट या सिर्फ वो कंपनी या जो भी पर्सन है उसका नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट्स, उसका तो ऑब्वियसली लगेगा ही, बट सिर्फ उसका नहीं लगेगा, उसके ऑफिस बेरर्स या मैनेजर्स जो उसको मैनेज करते हैं या डायरेक्टर्स या केएमपी उनका भी लगेगा। इंडियन सिटीजन है तो आधार नंबर चाहिए, फॉरेनर है तो पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का एक कार्ड होता है वो लगेगा। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर ऐसा है कि a person will first open FECRA account under section 70 and then he shall apply via prescribed form जो अपन ने पहले देखा था and pay the prescribed fees. State FECRA account details in the application. तो अपन आगे पढ़ेंगे सेक्शन 17 में एक FECRA account खोलना है to receive the FC and all of that. तो ये FECRA account खोलो, फिर आप अप्लाई करो ये रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड देन पे द फीस एंड फिल द फॉर्म एंड ऑल। फॉर्म में फेकरा का अकाउंट का डिटेल्स लिखना है, ये जाएगा सीजी को। सीजी आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी, इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन इट विल ग्रांट आरसी और पीपी विद इन 90 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब 90 डेज तक उसका बस टाइम है एक्सेप्ट करने के लिए। CG कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ नॉट मेड बाय प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो FC3A वगैरह है, अगर समझो आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं भरा, या फिर इफ इट इज इनकम्प्लीट, या फिर it may not grant RC or PP after accepting the application if some condition is not satisfied and it shall also communicate the reasons। मतलब पहली बात तो वो शायद एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आपने गलत फॉर्म वगैरह भरा है। चलो अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी वो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो आपका फॉर्म है उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसने आरसी नहीं दिया अभी तक। तो समझो उसने आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी कर लिया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, बट स्टिल सम कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। वो अपन ने पहले कंडीशंस का लिस्ट देखा पूरा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेट कर दो रीजंस एंड रिजेक्ट इट। एक मस्त रूल यहाँ पर डाला हुआ है नया सा, नो नीड टू गिव रीजंस इफ देयर इज नो ऑब्लिगेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। तो ये तो अपने सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, कोई कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रीजंस भी कम्युनिकेट करने का जरूरत नहीं है व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग। अच्छा, थोड़े नए रूल्स ऐड हुए हैं स्टडी मटेरियल में, तो मैंने ये अपने नोट्स के लास्ट पेज पे डाला हुआ है। अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी फी 10,000 होती है, और उसका रिन्यूअल अगर कराते हो तो 5,000 होता है। एक्स्ट्रा कंडीशंस टू बी मेट फॉर द ग्रांट ऑफ आरसी, अगर आपको आरसी चाहिए तो और भी कंडीशन डाल दिए हैं जो अपन ने ऊपर देखे थे, उसके बाद और भी देखना है। एप्लीकेंट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 और मोर फाइनेंशियल ईयर्स। तो आप नया नया आज अगर आपने नया कोई कंपनी या ट्रस्ट बना दिया तो आज के आज आपको नहीं मिलेगा, 3 इयर्स तो एग्जिस्टेंस में होना ही चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव स्पेंड 15 लाख रुपीज और मोर टिल डेट ऑन एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई इट्स ऑब्जेक्ट्स। जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स है आपको उसके ऊपर 15 लाख या उससे ज्यादा तो स्पेंडिंग करना ही है टिल डेट। ऐसा नहीं है पर ईयर, बट टिल डेट, कितना भी होने दो, कितने भी साल। स्पेंडिंग ऑन एसेट्स कैन बी काउंटेड, मतलब अगर आप एसेट खरीदते हो तो भी वो स्पेंडिंग काउंट होगा इफ द ओनर्स ऑफ द ट्रस्ट गिव एन अंडरटेकिंग दैट एसेट्स विल स्टे वेस्टेड विद द ट्रस्ट टिल आरसी एक्सपायरी। मतलब ये जो 5 इयर्स का पीरियड है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलता है, वो 5 इयर्स तक ये एसेट्स जो है वो ट्रस्ट के पास ही रहेंगे, एंड ओनली इफ एसेट्स आर यूज्ड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स ओनली। मतलब ये एसेट बेसिकली समझो यहाँ पे स्पेंडिंग बोला हुआ है, मतलब एक्सपेंसेस,
बट इफ आई एम परचेजिंग एन एसेट, उसको भी स्पेंडिंग में काउंट करेंगे, 15 लाख में काउंट करेंगे। अगर मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि ये एसेट जो है वो पहली बात तो ट्रस्ट के पास ही रहेगा आरसी एक्सपायरी तक, एंड इट विल बी यूज फॉर द ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपको बीच में बेचना नहीं है या दूसरे कोई पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। दिस रूल 9A जो है ना वो यहाँ पे रिलेटेड नहीं, बट ठीक है यहीं पे डाल देता हूं मैं। ऐसा है कि इफ यू आर गोइंग टू गेट फॉरेन कंट्री ऑफ मोर देन 1 crore ओवर मल्टीपल ईयर्स, समझो ये XYZ को मिलने वाला है, देन इट मस्ट टेक परमिशन टू रिसीव FC इन पार्ट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समझो 1 crore के ऊपर आपको मल्टीपल ईयर्स में है तो आपको परमिशन लेनी है कि हम इंस्टॉलमेंट्स में इसको रिसीव करते रहे, एंड CG में अलाउ इट, but second installment or subsequent installment can be received only if the first installment's 75% is used by XYZ। मतलब एक इंस्टॉलमेंट आया, उसका 75% यूज किया, फिर ही दूसरा, उसका 70% यूज किया, उसके बाद ही तीसरा, एंड सो ऑन। वैलिडिटी क्या होगा ये आरसी का? तो 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ आरसी। पीपी का क्या रहेगा वैलिडिटी? तो पीपी विल बी वैलिड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस और अमाउंट, मतलब जो पर्पस या जो अमाउंट के लिए ये तुमने लिया है प्रायर परमिशन, सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगा। इवन फॉर दैट सोर्स, नॉर्मली सोर्स का मतलब क्या होता है, कौन से पर्सन से हमको ये पीपी मिल कौन से पर्सन से अपने को एफसी मिलने वाला है, वो पर्सन से ही आपको मिलेगा। इवन दैट कैन बी कंसिडर्ड इन वैलिडिटी। तो मतलब लेट्स से मैंने डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिखा है एंड 1 crore लिखा है, तो जब तक डोनाल्ड ट्रम्प से मुझे 1 crore नहीं मिल जाता है तब तक ये वैलिड रहेगा, और कोई पर्सन से फिर मैं वो नहीं ले सकता। तो इन टर्म्स ऑफ पर्सन या सोर्स ऑल्सो यू कैन स्पेसिफाई द वैलिडिटी। जो भी रहेगा सीजी अपने टर्म्स वगैरह लिख के देती है जब भी वो इशू करती है। सेक्शन 13 सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट। तो ऐसा है कब ये होगा, व्हेन, तो व्हेन सीजी इज सेटिस्फाइड that pending consideration of a question of cancelling the certificate under section 14, मतलब सेक्शन 14 में अभी भी कंसिडर कर रहे हैं कैंसिल करना और वो पेंडिंग है कंसिडरेशन, देन it is necessary to suspend it। अगर सीजी को ऐसा लगता है, if CG is satisfied that it is necessary to suspend it, then CG may suspend it for maximum 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिटन सस्पेंशन ऑर्डर। एक ऑर्डर पास करेगा, वहां से 180 डेज तक सस्पेंशन वैलिड रहेगा। इफेक्ट क्या होगा, तो ऑन सस्पेंशन a person can't receive FC without prior approval and a person can't utilize the FC in custody without prior approval। तो accept and utilization मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों पे रोक लग जाएगा, प्रायर परमिशन लगेगा तो ही इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है। रूल 14 ऑफ एफसीआरआर क्या बोलता है? रूल 14 बोलता है यूटिलाइज कैसे करना है ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो 25% ऑफ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ एफसी कैन बी स्पेंट फॉर डिक्लेयर्ड एम्स और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द एफसी वाज रिसीव्ड। मतलब अगर आपको ये एफसी यूज करना है तो कंडीशन नंबर 1 इट शुड बी फॉर डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ओनली। कंडीशन नंबर 2 यू विल नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। तो 25% यूज कर सकते हो, 75% तो कतई नहीं। 75% यूज नहीं कर पाओगे तब तक जब तक सस्पेंशन कैंसिल नहीं हो जाता। तो balance 75% of unutilized amount of FC can be used only after revocation of suspension। Okay। फिर सेक्शन 14 है कैंसिलेशन। तो कैसे कैंसिल हो सकता है, कौन से केसेस में? देखो, सीजी में ओनली आफ्टर गिविंग Robinhood reasonable opportunity of being heard by an order cancel the RC if the person has made any statement or in relation to an application, sorry, a person has made any statement in or in relation to an application for RC or its renewal which is false or incorrect। basically application में उसने झूठ लिखा है, या a person has not been engaged in any reasonable activity in the chosen field। उसने अगर फील्ड चूज किया रहेगा स्कूल बनाएंगे तो उसने वो नहीं बनाई है, वो एंगेज नहीं हुआ है एक्टिविटी में फॉर द सोसाइटीज बेनिफिट फॉर 2 consecutive years, 2 लगातार साल, और हैज बिकम डिफंक्ट, तो उसका आरसी कैंसिल। या द पर्सन हैज वायोलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द आरसी और इट्स रिन्यूअल। जब भी गवर्नमेंट आरसी देती है या रिन्यू करके देती है तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मेंटेन करने का बोलती है, कोई ना कोई ऐसे अलग अलग टर्म्स वगैरह डाल सकती है जस्ट टू कीप अ चेक ऑन दैट पर्सन कि ये वायोलेट नहीं करेगा। तो वो अगर आपने वायोलेट कर दिया टर्म्स तो, या वायोलेटिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, तो भी आपका आरसी कैंसिल होगा। एंड लास्ट सन्ड्री ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो कैंसिल कर देगा। कूलिंग पीरियड क्या है? 3 years का कूलिंग पीरियड है। मतलब अ पर्सन हुज आरसी इज कैंसल्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और पीपी फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। मतलब के 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद वापस आरसी ले सकते हो, चलेगा। सेक्शन 15
मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री ऑफ अ पर्सन हुज आरसी वाज कैंसिल्ड। जो पर्सन का आरसी कैंसिल हो गया, अब उसके हाथ में कुछ फॉरेन कंट्री रहेगा तो क्या करने का, तो इट विल बी वेस्टेड इन सच अथॉरिटी एज द सीजी में प्रिस्क्राइब। तो एक अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की जिसके हाथ में ये पूरा का पूरा चला जाएगा। अब ये अथॉरिटी क्या करेगी उसका, सच अथॉरिटी में इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट क्या करेगा, वो मैनेज करेगा द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन हुज आरसी वाज कैंसिल। समझो रतन टाटा का आरसी कैंसिल हो गया तो स्कूल कौन चलाएगा, ये अथॉरिटी चलाएगा। यूटिलाइज एफसी, ये यूटिलाइज जो अनयूटिलाइज पार्ट पड़ा है उसको यूटिलाइज भी करेगा। एंड डिस्पोज एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ एफसी in case the funds are not adequate for running such activity। स्कूल चलाने के लिए समझो कॉस्ट वगैरह नहीं मीट हो रहा है तो कोई एसेट्स ऐसे बेच दो एंड ये एक्टिविटी रन कर लो। इट शैल रिटर्न the FC and assets to the person if the person is subsequently registered। अगर वो पर्सन बाद में वापस रजिस्ट्रेशन ले लेता है, नॉर्मली 3 इयर्स के कूलिंग ऑफ के पीरियड के बाद कभी भी ले सकता है, तो उसको ये अनयूटिलाइज होगा कुछ तो रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। तो आरसी शैल बी रिन्यूड विद इन 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट। तो आपका जो सर्टिफिकेट है 5 years का वैलिडिटी होता है, तो विद इन द लास्ट 6 months ऐसा बोला हुआ है आपको ये रिन्यू कराना है। एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रूल 12 में था, नीचे अपन देखेंगे यहाँ पे। CG shall renew the RC within 90 days from the date of receipt of application। तो CG के पास 90 days है, जैसे रजिस्ट्रेशन में था ना वैसे रिन्यूअल में है, 90 days के अंदर आपको ये रिन्यू करना है, सब्जेक्ट टू एनी न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट में डीम फिट। अगर समझो तुमने अपने फर्स्ट पीरियड में कुछ गड़बड़ किया है तो CG कुछ तो भी एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारे पे लगा दे। रिन्यूअल भी 5 साल का ही होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रूल 12 फटाफट देखना, प्रोसीजर क्या है। तो समझो 1 Jan 20 को आपको आरसी मिली हुई है, तो वो पहली बात तो 5 साल मतलब 31 December 2014 को एक्सपायर होगा। तो 2020 पूरा 1 साल हो गया, फिर 21, 22, 23 एंड 24 तो दिसंबर में खत्म होगा, आरसी एक्सपायर्स। आपको क्या करना है, तो बेसिकली लास्ट 6 months में अप्लाई करना है, ठीक है। तो लास्ट 6 months मतलब क्या, तो 1 July 24 से लेके 31 December 24 तक, विद इन द लास्ट 6 months यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम 1 July 24 टू 31 December 24 ऑनलाइन वाया फॉर्म FC3C, और इसका फीस लगेगा 5000। 30th June 24 जो है ना, 6 महीने के पहले वाला डेट, उतर तक तुम अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली यू कैन अप्लाई ओनली आफ्टर 30th June 24। तो 1 July 24 से ही अप्लाई कर सकते हो, मतलब लास्ट 6 months में। अच्छा चलो, अगर मैं ये लास्ट 6 months में ये जो डेट है, ये बॉक्स से लेके ये बॉक्स तक मैं इसमें अप्लाई नहीं कर पाया तो क्या, तो ठीक है, और 1 साल 31 December 25 तक एक्सटेंडेड टाइम है टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल। तो आप 1 साल बाद, मतलब एक्सपायरी के बाद से भी अगर 1 साल तक लेट हो गए तो चलेगा, आप 1 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो, बट फी आपको 10,000 की लगेगी। तो 5,000 प्लस 5,000 लेट फी। फीस जो है 5,000 का वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से होगा इफ सबमिटेड फ्रॉम 1 July 24 टू 31 December 24। तो ये 5,000 हो गया। बट इफ नो एप्लीकेशन इज मेड विद इन 6 months बिफोर द एक्सपायरी, मतलब ये पीरियड के अंदर लास्ट 6 months में नहीं हुआ, देन आरसी इज डीम्ड टू हैव सीज्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 years। मतलब 31 December 24 को ऐसा माना जाएगा कि आरसी सीज हो चुकी है। If the validity has been seized, then fresh request for grant of new RC can be made to the CG। तो anyway नया RC का भी फीस 10,000 अपन ने देखा था, और अगर आप लेट अप्लाई करते हो विद इन नेक्स्ट 1 year तो भी 5,000 प्लस 5,000 10,000 ही है। So an application for renewal if not submitted within the stipulated time, मतलब 31 December 24 तक करना था, नहीं किया, it can still be submitted within 1 year after that expiry of the original RC। तो इसमें requisite fee 5,000 एंड लेट फी भी 5,000 लगेगा। तो 31 December 25 तक तुम्हारे पास टाइम है। और ये कभी तो इफ सफिशिएंट रीजंस फॉर डिले आर प्रोवाइडेड इन राइटिंग, तो क्यों डिले हुआ रिन्यूअल में वो भी रीजन देना होगा। फिर सेक्शन 17 है एफसी थ्रू शेड्यूल्ड बैंक, इसको फेकरा अकाउंट बोलेंगे। जैसे अपन ने रजिस्ट्रेशन के उसमें देखा था कि आपको रजिस्टर करते टाइम, आरसी लेते टाइम आपको फेकरा अकाउंट ये आपके फॉर्म में मेंशन करना है। तो फेकरा अकाउंट का रूल ऐसा है
you can receive the foreign country only in one account, which is FECRA account, opened with SBI's New Delhi branch, notified by CG. न्यू दिल्ली में जो भी ब्रांच नोटिफाई किया रहेगा आपको वहीं पे FECRA अकाउंट खोलना है. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट अकाउंट और इसी में FC आएगा ऐसा बोला हुआ है. Then any person can open another FECRA account with a scheduled bank for keeping or using the FC received in SBI account. मतलब SBI के अकाउंट से, दिस इज SBI फॉर श्योर. अब यहां से अगर आपको समझो 2 FECRA अकाउंट खोलना है फॉर कीपिंग दिस मनी या फॉर ट्रांसफरिंग दिस मनी, तो चलेगा. एक आपने कोटक महिंद्रा में खोल लिया, एक आपने HDFC में खोल लिया FECRA अकाउंट, दिस इज ओके. मतलब आपका जो एंट्री है FC का वो यही अकाउंट में होगा, SBI के अकाउंट में. यहां से फिर आप कहीं पे भी डिसबर्स करो दूसरे बैंक के FECRA अकाउंट में चलेगा. यू कैन ओपन वन और मोर अकाउंट इन वन और मोर स्केड्यूल्ड बैंक्स. मतलब आप कोटक महिंद्रा में 2 अकाउंट खोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप 2 बैंक्स कोटक एंड HDFC है उसमें भी खोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, फॉर ट्रांसफरिंग एंड यूजिंग द FC रिसीव्ड इन FECRA अकाउंट विद द SBI और एनी स्केड्यूल्ड बैंक. मतलब इसके आगे भी आप जा सकते हो. बेसिकली यू कैन क्रिएट ब्रांचेस, नो प्रॉब्लम, बट आपका शुरू जो है FC जहां बाहर से जो फॉरेन सोर्स से आ रहा है वो SBI के अकाउंट में ही आएगा. तो ये देख लो, फॉरेन सोर्स, फॉरेन कंट्री जो है वो SBI FECRA अकाउंट में ही डिपॉजिट करेगा. यहां से आप कोई भी अदर FECRA अकाउंट में डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम. यू कैन पुट इट इन एनी अदर अकाउंट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ये चलेगा. तो क्या SBI जो है उसमें इनफ्लो आ रहा है तो गवर्नमेंट का ट्रैक रहेगा. फिर लिखा है एक मस्त रूल, every bank where account is opened for foreign country shall report to such authority as prescribed. क्या क्या रिपोर्ट करेंगे वो लोग गवर्नमेंट को? अमाउंट, सोर्स एंड मैनर इन विच फॉरेन रेमिटेंस वाज रिसीव. कितना अमाउंट आया, कहां से आया और कैसे आया, NEFT वगैरह. एंड रूल 16 तो और भी स्ट्रिक्ट है, वो बोलता है बैंक्स शेल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 48 आवर्स ऑफ the transaction. So basically within 48 hours all the transactions in respect to receipt or utilization of this foreign country by any person whether having RCPP or not. अभी रूल क्या बोलता है, RCPP है तो ही तुम FC ले सकते हो. बट समझो किसी ने नॉन कंप्लायंस किया, उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ही नहीं, बट फिर भी वो बाहर से FC ले रहा है, तो भी ये SBI अकाउंट वाले को पता चल जाएगा एंड वो रिपोर्ट कर देगा विद इन 48 आवर्स ऑफ रिसीट और विद इन 48 आवर्स ऑफ यूटिलाइजेशन. मतलब दोनों ही, जब भी रिसीव हो रहा है, जब भी यूटिलाइज हो रहा है, वो 2 दिन 48 आवर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइव रिपोर्ट जा रहा है. सेक्शन 18 ऐसा है कि एवरी पर्सन हैविंग आरसी और पीपी शैल इंटीमेट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. क्या इंटीमेट करेगा? अमाउंट, सोर्स, पर्पस, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एफसी. साथ साथ में सबमिट अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट विथ पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन कंट्री रिसीव्ड. मतलब जितना फॉरेन कंट्री रिसीव मिला है उसका पर्टिकुलर्स रहेगा एक स्टेटमेंट जो ड्यूली सर्टिफाइड होगा बाय ऑफिसर ऑफ बैंक और ऑथराइज्ड पर्सन इन फॉरेक्स. तो बैंक या ऑथराइज पर्सन का आप बैंक या ऑथराइज पर्सन जो रहेगा फॉरेक्स में, उसका कोई भी ऑफिसर का आप एक थप्पा और साइन आपको लेना पड़ेगा एंड ये सबमिट करना है सीजी को, ताकि सीजी क्या उसको सच माने, क्योंकि बैंक वाले ने साइन करके दिया रहेगा इसके लिए. फिर सेक्शन 19 है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स. तो इजी है, जिसके भी पास आरसी एंड पीपी है will have to maintain an account of FC received by him and a record as to the manner of utilization. मतलब inflow as well as outflow दोनों का record रखना है. एंड फिर रूल 11 ऑफ FCRR बोलता है every person having RC or PP shall maintain a separate set of accounts and records for FC inflow outflow. तो रूल 11 बोलता है सेपरेटली आपको ये अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. फिर ऑडिट का बारी आता है, तो सेक्शन 20 बोलता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. कौन से केसेस में ऑडिट हो सकता है? तो पहला केस, व्हेन अ पर्सन हैविंग आरसी और पीपी फेल्स टू फर्निश एनी इंटीमेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा सेक्शन 18 में, कोई भी इंटीमेशन देना है अगर उसने नहीं दिया. या सेकंड रीजन, फर्निशेस एन इंटीमेशन व्हिच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वो इंटीमेशन प्रॉपर नहीं होगा. और थर्ड रीजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सच इंटीमेशन हैज एनी रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट दिस एक्ट हैज बीन कॉन्ट्रावीन्ड. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि फेकरा को कॉन्ट्रावीन किया गया है तो देन द सीजी में ऑथराइज, किसको ऑथराइज करेगा? गजेट ऑफिसर होल्डिंग ग्रुप ए पोस्ट, ये ऑफिसर को ऑथराइज करेगा ऑडिट के लिए.
और एनी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सीए फर्म भी हो सकता है बाद में इसमें, टू ऑडिट द बुक्स ऑफ सच पर्सन। ऑडिट के लिए कभी एंट्री एग्जिट, तो एंटर द प्रीमाइस बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज, 7 बजे के बाद 7 बजे के पहले, मतलब सुबह 7 बजे के बाद शाम को 7 बजे के पहले, फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग। ऑल द इन्फो obtained from such audit shall be kept confidential and shall not be disclosed except for the purpose of this act। अगर ऑडिट से आपको ऐसा लगता है ये एक्ट के पर्पस के लिए आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, जैसे कि ये पर्सन ने वायोलेशन किया है तो चलो अब कोर्ट ऑफ सेशंस के पास जाके ये डिस्क्लोज करते हैं, तो ठीक है आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट। फिर सेक्शन 22 है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ एफसी। ये एफसी से जो भी एसेट्स क्रिएट हुए थे उसको डिस्पोज करने के लिए। तो व्हेन अ पर्सन परमिटेड टू एक्सेप्ट एफसी ceases to exist or has become defunct, मर गया या काम नहीं कर रहा है, तो assets of such person shall be disposed of as per the law under which that person was registered or incorporated। For example, अगर सेक्शन 8 कंपनी थी ये, वो डिफंक्ट हो गई, तो कंपनीज एक्ट में वो फॉर्म हुई थी ना, तो कंपनीज एक्ट का बाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर फॉलो करो। अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सच लॉ सीजी शैल स्पेसिफाई द मैनर एंड प्रोसीजर। तो अगर इंडिविजुअल है, डाई हो गया, तो इंडिविजुअल को एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होता, तो सीजी विल स्पेसिफाई अ प्रोसीजर फॉर दैट पर्सन। फिर सेक्शन 28 है कॉन्फिस्केशन ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। तो इफ एन आर्टिकल, सिक्योरिटी और करेंसी इज सीज्ड अंडर दिस एक्ट, सीजर का पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है, बट सीजर का मतलब है पोजेशन लेके गया उसका कोई, has been adjudged under section 29 to have been received in contravention। मतलब जो आर्टिकल सीज करके लेके गए ये ऑफिसर्स, अब सेक्शन 29 में adjudicate भी हो गया है कि हाँ यस कोर्ट ने बोल दिया है ये कॉन्ट्रावेंशन में रिसीव हुआ है, देन इट शैल बी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अब ओनरशिप एंड पोजेशन दोनों चला जाएगा। सेक्शन 29 में adjudication कौन करता है, तो the confiscation referred under section 28 may be adjudged by the following: a court of session within whose jurisdiction the seizure was made। कौन सा कोर्ट ऑफ सेशन रहेगा, तो जो एरिया में ये सीजर हुआ वहां का कोर्ट, विदाउट एनी लिमिट, कोई भी लिमिट रहेगा, आर्टिकल 1 रुपए का रहेगा या आर्टिकल 1 करोड़ का रहेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में ये एडजुडिकेशन हो सकता है। या तो such officer can adjudicate who is not below the rank of assistant sessions judge, और ये ऑफिसर कभी एडजुडिकेट कर पाएगा ओनली इफ द वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल और करेंसी सीज्ड अंडर सेक्शन 25 डज नॉट एक्सीड 10 लाख। मतलब सेक्शन 25 में जो सीज हुआ है उसका वैल्यू निकालो, अगर अप टू 10 लाख है तो ये ऑफिसर के पास आप जा सकते हो, बट अगर मोर देन 10 लाख है तो कंफर्म आपको ये कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ सेशन। अगर 10 रुपए का रहेगा तो कंपलसरी नहीं है यही ऑफिसर के पास जाना है, आप ये कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ऑप्शन है। फिर सेक्शन 30 प्रोसीजर फॉर कॉन्फिस्केशन। क्या प्रोसीजर है, तो कुछ नहीं है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉन्फिस्केट कर सकते हो। फिर सेक्शन 31 अपील्स के ऊपर है। तो ऊपर हमने जो पढ़ा सेक्शन 29 में, अगर कोर्ट ऑफ सेशन के अगेंस्ट अपील करना है तो हाई कोर्ट पे जाओ जो उसके ऊपर है। अगर कोई ऑफिसर अंडर सेक्शन 29 के अगेंस्ट जाना है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाओ विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द ऑर्डर वाज पास, और ये ऑफिसर ने जहां पर ऑर्डर पास किया वो वाले लोकल कोर्ट ऑफ सेशन में जाओ। 1 मंथ में जाना है और एक्सटेंशन 1 मोर मंथ मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। अनलाइक नेक्स्ट है सीजी के अगेंस्ट जाना है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। सीजीज ऑर्डर अंडर सेक्शन 5, मतलब के सीजी ने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर का बना दिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना दिया, तो सेक्शन 12 आरसी ग्रांट करने के लिए, सेक्शन 14 आरसी कैंसिल करने के लिए, और फॉर रिफ्यूजल ऑफ प्रायर परमिशन। ये 4 चीज के लिए आप सीजी के अगेंस्ट जा सकते हो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। कहां पर, हाई कोर्ट में जाएंगे विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द एपेलेंट रिसाइड्स और कैरीज ऑन द बिजनेस। एंड एपेलेंट कौन कौन हो सकता है, तो सेक्शन 6, सेक्शन 9 या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। सेक्शन 6 एंड सेक्शन 9 में कौन से लोग आते हैं, सेक्शन 6 में फॉरेन हॉस्पिटैलिटी वाले लोग आते हैं, सेक्शन 9 में कोई भी पर्सन आता है जिसके ऊपर सीजी ने अपना पावर यूज किया। फिर सेक्शन 32 रिवीजन ऑफ ऑर्डर। सीजी अपना ऑर्डर रिवाइज कर सकता है बाद में, तो आंसर इज यस। सीजी कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन विच इट हैड पास्ड एन ऑर्डर एंड कैन मेक एन इंक्वायरी एंड पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। पहले का ऑर्डर कॉल फॉर या लेट्स से पहले का प्रोसीडिंग का सारा इन्फो कॉल करेगा, एग्जामिन करेगा, इंक्वायरी करेगा और एक नया ऑर्डर पास कर सकता है, एक रिवाइज करके ऑर्डर पास कर सकता है। कैसे, तो या तो ऑन इट्स ओन मोशन सुओ मोटो या ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर फेकरा। तो ओन मोशन करना है तो कब तक करने का ये रिवाइज, सीजी कैन रिवाइज ओनली विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर।
डेट ऑफ ऑर्डर से 1 साल के अंदर रिवाइज कर सकता है, या अगर एप्लीकेशन कोई पर्सन कर रहा है तो एप्लीकेशन का टाइम लिमिट है, कितने टाइम में करना है, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर और डेट ऑन विच ही केम टू नो ऑफ द ऑर्डर, नॉलेज कभी मिला या कम्युनिकेट कभी हुआ, विच एवर इज अर्लियर, यहाँ से 1 साल, नॉर्मली ये वाला ही अर्लियर होगा, नॉलेज ऑफ द ऑर्डर। तो एग्जाम्पल लिया था हमने, केम टू नो अबाउट द ऑर्डर ऑन 1st Jan बट रिसीव्ड ऑन 12th Jan, तो 1st Jan से गिनती 1 ईयर का शुरू हो जाएगा, उतने टाइम में अप्लाई कर देना है वरना फिर रिवाइज नहीं हो पाएगा। फिर सेक्शन 33 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज शुरू होता है यहाँ से। 33 में बोला है एनी पर्सन हु नोइंगली गिव्स false intimation to the CG under section 9 or 18 or seeks RC or PP by means of fraud, misrepresentation और concealment। अगर कोई ऐसा कोई पर्सन ये करता है, झूठ वगैरह बोलता है या फॉल्स स्टेटमेंट देता है, फ्रॉड करता है, तो जेल में जाने का मौका अप टू 6 months और फाइन और बोथ। फिर सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 में लिखा है एनी पर्सन ऑन होम प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 10, मतलब कि किसी को पे डिलीवर वगैरह नहीं कर सकता फॉरेन कंट्री जो उसने कॉन्ट्रावेंशन में एक्सेप्ट किया है, अगर वो डिलीवर या पे करता है वो आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस ऑर्डर, तो जेल में जाने का मौका अप टू 3 years और फाइन और बोथ और एडिशनल फाइन इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल, सिक्योरिटी, करेंसी। तो 3 चीज यहाँ पर आ जाएगी 34 में। फिर 35 हु एक्सेप्ट्स और असिस्ट्स अ पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्री, मतलब खुद एक्सेप्ट करता है या किसी को असिस्ट करता है ये एक्सेप्ट करने में इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फेकरा, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन और बोथ ये हो जाएगा। फिर सेक्शन 36 कोर्ट trying a person who does or omits to do any act that would render an article, security or currency liable for confiscation in the event of conviction। मतलब एक पर्सन ने ऐसा कोई एक्ट किया है या नहीं किया है जिसके वजह से जब भी कन्विक्शन हुआ, मतलब कि वो ऑफेंडर माना गया और कोई आर्टिकल कॉन्फिस्केट हो गया अगर, तो उसको और एक्स्ट्रा फाइन लगाएंगे 5 times द वैल्यू ऑफ आर्टिकल, सिक्योरिटी, करेंसी और 1000 विच एवर इज हायर तक का उसको फाइन लगेगा। तो कॉन्फिस्केशन के साथ साथ उसको और फाइन भी लगेगा 5 times द वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल। एंड ये जो फाइन है अंडर 36 इट इज इन एडिशन टू द अदर फाइन्स। मतलब आप सोच सकते हो इतना सीरियस है कि पहले सेक्शन 35 में अगर किसी ने ऐसा आर्टिकल वगैरह एक्सेप्ट किया या पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे एक्सेप्ट किया तो ऑलरेडी उसको 5 साल तक का जेल और फाइन और बोथ था। अब 36 में उसको ये एक और फाइन लग जाएगा विच इज 5 times द वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल और 1000 विच एवर इज हायर। फिर सेक्शन 37 में है ऑफेंस, सेक्शन 37 फेलियर टू कंप्लाई फेकरास प्रोविजंस फॉर विच देयर इज नो सेपरेट पेनल्टी, तो और कहीं पे भी अगर लिखना भूल गए पेनल्टी तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और फाइन और बोथ। एंड सेक्शन 38 सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के बारे में बात करता है, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर ऑफेंसेस अंडर 35 और 37। 35 मतलब whoever accepts और assists any person, political party वगैरह to accept FC in contravention। एंड 37 तो ऊपर वाला ही है जिसमें सन्ड्री लिखा है, किधर भी अगर पेनल्टी नहीं लिखी होगी तो ये अगर कन्विक्ट वापस हुआ, कन्विक्टेड अगेन अगर होता है तो he shall not accept any FC for 5 years from the date of subsequent conviction। जो दिन कन्विक्ट हुआ मतलब कि ऑफेंडर ठहराया गया फॉर द सेकेंड टाइम, वहां से 5 years तक he can't accept। फिर सेक्शन 39 था ऑफेंसेस बाय कंपनीज, तो दिस इज सेम एज सेक्शन 70 ऑफ द पीएमएलए। ऐसा है कि कोई भी कंपनी, फर्म या एसोसिएशन अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है तो इसके साथ साथ उसके डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या पर्सन इन चार्ज, ये लोग भी क्या हो जाएंगे, गिल्टी माने जाएंगे। मतलब दोनों साथ में, एंटिटी एज वेल एज द पर्सन इन चार्ज। बट अगर ये पर्सन इन चार्ज प्रूव करता है कि इट हैपेंड विदाउट हिज नॉलेज और ही हैड टेकन प्रॉपर स्टेप्स टू एंश्योर दैट इट डज नॉट हैपन, तो वो बच जाएंगे, बट उनको प्रूव करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 40 बोलता है नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस एक्सेप्ट विद प्रायर सैंक्शन ऑफ सीजी और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सीजी। जो भी ऑफेंसेस हमने ऊपर देखे उसका कॉग्निजेंस मतलब कि उसका कार्रवाई वगैरह कोर्ट में शुरू नहीं होगा तब तक जब तक प्रायर सैंक्शन नहीं मिल जाता। फिर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस है, तो पहले तो कंपाउंडिंग का मीनिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कंपाउंडिंग मीन्स अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू पार्टीज वेयर द अक्यूज्ड मतलब कि जो गुनेगार है पेज मनी एंड द कंप्लेनेंट
drops all the charges against that accused. In short, it is the payment of money to avoid prosecution and prolonged litigation. अगर आपको लंबे लंबे केसेस से बचना है तो आप यहाँ पर अमाउंट पे कर दो. Any offense, अब ये सेक्शन शुरू होता है, any offense except offense punishable with imprisonment only. मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट लिखी है तो उसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता. एनीवे फेकरा में ऐसा कोई भी ऑफेंस है ही नहीं जिसमें इम्प्रिजनमेंट ओनली लिखा है. सो दिस पॉइंट वुड बी इररिलेवेंट फॉर दिस एक्ट. बट नॉर्मली याद रखो इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वाला होता है ना, नॉर्मली उसी में हम कंपाउंडिंग करते हैं. या तो फाइन ओनली वाला रहेगा उसमें. तो नॉर्मली इम्प्रिजनमेंट ओनली या इम्प्रिजनमेंट प्लस या मतलब एंड फाइन अगर होगा ना, ये दोनों में कंपाउंडिंग अलाउड ही नहीं होगा, उतना याद रखना. और बहुत सारे एक्ट्स में ये पढ़ेंगे. तो बेसिकली ऐसा बोलता है ये सेक्शन कि एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर फेकरा में बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन बी कंपाउंडेड. मतलब कि ये कार्रवाई प्रोसिक्यूशन केस वगैरह शुरू हो उसके पहले आपको कंपाउंड करना है. तो कौन ये कंपाउंड कर सकता है? बाय एनी सच ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय द सीजी. आपको इन ऑफिसर्स के पास जाके कंपाउंड करवाना पड़ेगा. फॉर सच एन अमाउंट और सम नोटिफाइड बाय द सीजी इन ऑफिशियल गजेट. कितना अमाउंट पे करना है ये कंपाउंडिंग के लिए वो भी सीजी नोटिफाई करेगा. फिर व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेड, no prosecution shall be instituted related to the same offense against that offender. मतलब एक बार कंपाउंडिंग कर दिया तो आप प्रोसिक्यूशन आप शुरू नहीं कर सकते. फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंडिंग shall not apply to similar offenses committed by an individual or association or its officer or any other employee within a period of 3 years from the date on which a similar offense was compounded earlier. इसका मतलब है अगर एक बार कंपाउंडिंग किया, अगर आपको सेकेंड कंपाउंडिंग करना है ना, मतलब वही सिमिलर ऑफेंस का वापस कंपाउंडिंग करना है, तो यू हैव टू वेट फॉर 3 years. फर्स्ट ऑफेंस से अगर 3 years पास हो गया, उसके बाद जो ऑफेंस होगा ना वही आप कंपाउंड कर पाओगे. Thus, if after the expiry of 3 years the second or subsequent offense which was similar to earlier one is committed, मतलब after 3 years the second offense is committed, then that second offense will be deemed to be the first offense and it can be compounded. क्योंकि जो पहला offense होता है वो compounding allowed होता है. तो पहला offense जो आपने किया वो compound भी कर दिया. अब आफ्टर 3 years है ना वो मेमोरी इरेज हो जाएगा. आफ्टर 3 years जो भी ऑफेंस किया अब उसको वापस हम फर्स्ट ऑफेंस मानेंगे एंड इट कैन बी कंपाउंडेड. उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था, हल्का याग्निक का एग्जांपल है. हल्का याग्निक हेल्प्स अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस आर्म पार्टी टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्री ऑन 1st Jan 2020. ही डिड इट थ्राइस अगेन, मतलब यही ऑफेंस उसने 3-4 बार किया है. तो 1st Jan 20 को फर्स्ट ऑफेंस उसने किया और इसको उसने कंपाउंड भी करवा लिया. ओके. फिर सेकेंड ऑफेंस 7th July 22 को हुआ, मतलब कि विद इन 3 years. अगर विद इन 3 years हुआ तो कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है, तो इट कांट बी कंपाउंडेड. फिर 31st December 22 को किया, ये भी विद इन 3 years में आता है. तो विद इन 3 years में अगेन आया ये, इट कांट बी कंपाउंडेड. ये डेट जो है ना कट ऑफ है, मतलब 31st December के बाद अगर किया ना तो चलेगा. तो फोर्थ ऑफेंस जो है वो 6th Feb 23 को हुआ. दिस इज आफ्टर 3 years. तो दिस कैन बी कंपाउंडेड since it is after 3 years from previous compounding. But यही एग्जांपल में दो अलग अलग पॉइंट सामने आता है. पहला तो by committing the same offense under section 35 again he violates section 38(2). तो दो सेक्शन का इसमें वायोलेशन हो रहा है. तो जब भी इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ था, इसमें 5 years का था इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ था. तो अगर दो सेक्शन में वायोलेशन हो रहा है तो कोर्ट अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है आगे. तो अगर इसको लगता है कि मेरे को जेल होने ही वाला है तो वो बेटर पहले इसको कंपाउंड कर दे. ऑल्सो किसी ने अभी एक डाउट पूछा था, वो भी क्लियर कर देता हूँ. ऐसा है कि ये जो हल्का याग्निक है उसने ये आम आदमी पार्टी या जो भी है कांग्रेस आम पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प किया फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट करने में, एंड इसने एक फॉरेन सोर्स से लिया था. तो हम ये सेक्शन में हल्का का बात कर रहे हैं. सेम ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उसको भी यही सेम अप्लाई करेगा. क्यों? क्योंकि सेक्शन 35 क्या बोलता है पता है? हूएवर एक्सेप्ट्स और असिस्ट्स someone to accept any FC in a contravention of this act, ये बोला है ना. तो whoever accepts मतलब कि ये हल्का ने लेट्स से एक्सेप्ट किया, ये पॉलिटिकल पार्टी ने भी तो एक्सेप्ट किया, तो इसको भी हम सेक्शन 35 में गिल्टी मान सकते हैं. एंड whoever assists, तो इसमें हल्का आ गया. तो दोनों भी मरने वाले हैं, दोनों भी फिर कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं एंड हमको दोनों से फाइन मिलने वाला है गवर्नमेंट को. ओके. फिर सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43 इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है. एंड इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन
1, call for any info. 2, require a person to produce or deliver any document. 3, examine any person acquainted with the facts of the case related to inspection. मतलब वो कोई इन्फो मंगवा सकता है, कोई पर्सन के पास से डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है एंड एग्जामिन कर सकता है किसी को. बट इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? एनी ऑफेंस अंडर फेकरा कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय सीजी अगेन, who shall have the same powers like officer in charge of a police station. मतलब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास ज्यादा पावर्स है. फिर सेक्शन 50 बोलता है सीजी कैन exempt the following from FECRA if it is of the opinion that it is necessary, expedient or in public interest. मतलब किसी के भलाई के लिए या अगर नेसेसरी है तो थोड़े लोगों को ये exempt कर सकता है फेकरा से. It can be any person or association, it can be any organization except political party, it can be any individual except election candidate. मतलब इन शॉर्ट किसी को भी exempt कर सकता है फेकरा से except a political party except election candidate. फिर सेक्शन 51 बोलता है फेकरा shall not apply to any transaction between government of India and government of any foreign country or territory. दो गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो कोई बात नहीं, ये लोग ध्यान रखेंगे ही, उसके लिए फेकरा एप्लीकेबल नहीं. सेक्शन 52, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट टू बी बार्ड. मतलब फेकरा इज इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन या ऑपोजिशन ऑफ एनी अदर लॉ. मतलब फेकरा जो है वो किसी को ओवरराइड वगैरह या ऑपोज नहीं करने वाला है. इट इज इन एडिशन टू ऑल द अदर लॉज. ओके, दिस वाज फेकरा 2010. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एक नया रूल ऐड हुआ है, रिवीजन अंडर सेक्शन 32 जो है. फिर रिमेंबर, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऑर्डर पास किया और तुमको चाहिए कि वो रिवाइज हो तो रिवीजन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है. तो उसका प्रोसीजर जो है वो रूल 20 के हिसाब से दिया हुआ है. तो एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर फेकरा who is aggrieved of an order of the central government, अगर उसको गुस्सा आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्डर से, और अगर वो रजिस्टर्ड भी है, तो with effect from 15th August 2022 he can apply online, not physically but only online, to the Secretary of Ministry of Home Affairs of Government of India at New Delhi. इसको अप्लाई करना है बट ऑनलाइन. इसमें कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है. You just have to upload a scanned copy of duly signed application on FECRA web portal. मतलब तुमको एक लेटर बनाने का है, ठीक है, वो लेटर वगैरह सब कुछ लिख लिया, एंड में उसको तुमने मस्त ऐसा साइन वाइन मार दिया, उसको स्कैन करके अपलोड करना है. कहाँ पे? तो fecraonline.nic.in पे. उसमें मेन हेडिंग होगा सर्विसेज अंडर फेकरा, सब हेडिंग होगा रिविजन एप्लीकेशन अगेन सेक्शन 32. तो इसमें आपको ये अपलोड करना है. अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, एंड साथ साथ 3000 का फीस भी पहुंचा देना. तो दिस इज द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 32. ये May 23 से नया अमेंडमेंट आया, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन MCQs आउट ऑफ दिस.